नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये विधेयक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया। इस वित्त विधेयक के पास हो जाने के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में जो वित्तीय सुझाव और प्रस्ताव रखे गए थे उसे मंजूरी मिल गई, जिसके साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट को मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। वित्त विधेयक और विनियोग को मनी बिल के रूप में बांटा जाता है। इन्हें राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की जरूरत नहीं होती। उच्च सदन सिर्फ उन पर चर्चा करता है और बिल को वापस लौटा देता है। वित्त विधेयक पारित होने के बाद ये वित्त अधिनियम के रूप में कानून बनता है और इस तरह अंतिम बजट मंजूर हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रावधानों में कुछ संशोधन वाला वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया था और इस पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि संशोधनों में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों और भविष्य निधि वाले नियमित कर्मचारियों को कुछ राहत दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों को अब 2% की लेवी नहीं देनी होगी। साथ ही भविष्य निधि पर ब्याज पर लगने वाले कर के लिए सीमा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों पर कर बढ़ाकर खर्च पूरा करना सरकार की नीति नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से उस पर असर डाला है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी महामारी ने गंभीर असर डाला। इसलिए करों का बोझ डालने के बदले सरकार ने इस विपरीत परिस्थिति में लोगों का बोझ कम करने पर ध्यान दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया है और ये सर्वाधिक प्राथमिकता वाली सूची में रहे हैं। कोविड की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र खासतौर पर सरकार का फोकस में रहा। देश देशांतर में आज बात वित्त विधेयक की, साथ ही इसके मायने और सरकार के इनिशिएटिव्स और रोड मैप की। और इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं अशोक कुमार झा जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक कुमार झा सर, पहले आपसे समझूंगी, वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही जो बजट से जुड़ी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। आम आदमी को ये समझ में आता है कि वित्त विधेयक और बजट एक तरह से एक ही हैं। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि वित्त विधेयक पारित होने के मायने क्या हैं और इस बार के वित्त विधेयक में नया क्या है। ये अप्रोप्रिएशन बिल जो अभी पास हुआ है लोकसभा में, ये सरकार को क्लियरेंस देता है टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 114 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, इसमें वो प्रोविजन है कि अगर सरकार को अगर पैसे खर्च करने हो तो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएशन बिल जो आज पास हुआ, ये फाइनल एक्ट है ये पूरा बजटरी प्रोसेस का। अब इससे सरकार अपना जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, करीब 101 डिमांड फॉर ग्रांट्स थे इस बजट में, तो जो भी अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट्स थे अलग अलग मंत्रालय के, वो डिमांड फॉर ग्रांट्स अब क्लियर हो जाएंगे और अब उनको खर्च करने के लिए उनको अब परमिशन मिल जाएगा। ये इसका ये सीक्वेंस है। जहाँ तक कि ये बजट का सवाल है, अब इस बजट में काफ़ी नए तरीके आए थे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ये था कि इसमें, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जो जितना भी उनको पैसे इकट्ठा करना था बजट के लिए, स्पेंडिंग के लिए, वो उन्होंने दूसरे तरीके से इसको पैसे इकट्ठा करने का सोचा, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन करने का, जैसे कि ये एसेट मोबिलाइजेशन करके। तो ये सब बिल्कुल नए तरीके हैं जो कि पहले इसमें इतना फोकस नहीं किया गया था, स्पेशली एसेट मोनेटाइजेशन में या प्राइवेटाइजेशन। पहले ये वो करते थे कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कुछ शेयर्स खरीद लिए और उनको ये प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, इनको पहले को दूसरे नाम से इनको कहा जाता था। तो ये अब की बार पहली बार है जो कि सरकार ने वर्ड प्राइवेटाइजेशन इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। और सरकार ने ये भी कहा है
कि कम से कम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, जो कि पहले ये ऐसा कोई बोल्ड स्टेप पहले नहीं लिया गया था। ठीक है। और इसके अलावा एक दो और इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स हैं, जैसे कि वो एक बैड बैंक का स्थापित करना, जो एक एसेट मोनेटाइजेशन के लिए ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो भी एनपीएस बहुत बढ़ रहे थे हमारे सिस्टम में, तो ये एक तरह से एक बैड बैंक एस्टैब्लिश होगा, जो कि जितने भी एनपीएस हैं, और आरबीआई के हिसाब से बाय सितंबर 2021 एनपीएस लगभग 14% ऑफ ग्रॉस लेंडिंग हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि बैंक्स कैन कंटिन्यू टू लेंड, ये बैड बैंक एक स्थापित होगा। अभी इसका डिटेल्स तो खैर पूरा नहीं आया है, लेकिन इन प्रिंसिपल ये सरकार ने सोचा है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, जैसे अशोक कुमार झा ने जो बड़ी बातें उन्हें नजर आई हैं इस बार, उसके बारे में जिक्र किया, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी कि अब बात की जा रही है एक तरह से वी शेप्ड रिकवरी की। तो जीडीपी की दर भी 2020-21 की तीसरी तिमाही में पॉजिटिव टेरिटरी में आ गई थी। और भारत जैसे देश के लिए आर्थिक संघर्ष आपकी नज़र में कितना आसान हुआ है, और इस संघर्ष को आसान बनाने में जो फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, उसकी क्या भूमिका रहेगी? ये देखिए, एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि जो है काफ़ी मुश्किलें सही गई हैं कोविड के दौरान। कोविड की वजह से जो है एक इकोनॉमी पूरी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमने एक क्वार्टर में -24% जीडीपी ग्रोथ देखी है, जो कॉन्ट्रैक्शन देखी है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन 7.7% देखी है। टेक्निकली हम रिसेशन से बाहर आ गए हैं, अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, और माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसके द्वारा कि वी शेप रिकवरी में हम 11.5% ग्रोथ पाएंगे अगले साल, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस फिर भी बेहतर हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर के हो, चाहे वो परचेजिंग पावर मैनेजर्स इंडेक्स को लेकर के हो, या आपके ओवरऑल पेट्रोल और डीजल की डिमांड को लेकर के हो। वो रिकवरी एक पॉजिटिव साइन दिखा रही है। जहाँ तक फाइनेंस बिल की बात है, उसके अंदर अगर हम देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि स्वास्थ्य के अंदर जो है खर्चा 137% बढ़ाया गया, जिसके वजह से जो है एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, उसे अटैक किया गया और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की कोशिश की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस रखा गया, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन से है, चाहे वो टैप वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने से है, पोर्ट्स प्रोवाइड करने से है, आपके रेलवेज में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हैं, ये सारे जो खर्चे हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, और जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो रिड्यूस हो। कोशिश ये भी की गई है कि अगर आप देखें तो सिर्फ इस बजट में नहीं, जो आत्मनिर्भर अभियान था 1, 2 और 3, उसके तहत 13% जीडीपी का जो योगदान दिया गया, वो भी एक खासा फिस्कल स्टिमुलस था, चाहे वो फ्री राशन बांटने के लिए हो, आपकी कुकिंग गैस देने के लिए हो, या कैश ट्रांसफर्स करने के लिए हो, फार्मर्स, एमएसएमईज और महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए हो। कोशिश ये भी की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक नई दिशा दी जा सके, एक नया क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कोविड के दौरान जो इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक दिक्कतें आ रही थी, वहां पे कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए भी एफडीआई को हाइक किया गया। तो ये सारी जो प्रणालियां की गई, ये जो सारी व्यवस्था है, उन सभी से एक हम मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते हैं जीडीपी के अंदर, जो आएगा, जो सिर्फ वी शेप रिकवरी नहीं, एक कंटिन्यूअस सस्टेन्ड मोमेंटम देगा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को। ठीक है। और जो दूसरा पहलू है, मैं चाहूँगी अशोक कुमार झा सर, आप बताएं कि फाइनेंस बिल पास हुआ, लेकिन चुनौतियाँ जो हैं वो काफ़ी हैं। सरकार ने 34,83,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की बात कही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो हमेशा ये ध्यान में आता है कि सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आएगा। और बजट में सरकार ने रास्ते तो हमने देखा कई सुझाए हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इतनी राहत नहीं दे रहे। जनवरी तक की जो कुल प्राप्ति है, टोटल रिसिट है, वो
12,83,000 करोड़ रुपए रही, जबकि सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एस्टिमेट लगाया था। तो ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि इस बजट में सरकार ने बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी फिगर्स हैं वो पेश कर दिया है। जो फिस्कल डेफिसिट पहले वो कम दिखाते थे वो ऑफ बजट आइटम्स के माध्यम से, इस बजट में वो पूरा फ्रंटली उन्होंने बता दिया है कि फिस्कल डेफिसिट इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 9.5% रहेगा, जो कि पहले प्रोजेक्ट किया गया था बजट एस्टिमेट में अबाउट 3.5%। तो ये बिल्कुल उन्होंने ग्रेट डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी है इस बजट में, जो कि पहले काफ़ी बजट्स में नहीं थे। तो अब ये सवाल होता है कि पैसे कहाँ से लाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि वो टैक्स के माध्यम से नहीं, वो इस बजट में कोशिश यही रहेगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत तो कैपिटल रिसीट्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो मार्केट बोरोइंग्स का इंक्रीज काफ़ी हो जाएगा इस कमिंग ईयर में। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे ज़्यादा फोकस है, जैसे कि मैंने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन में फोकस है, फिर एसेट मोनेटाइजेशन में फोकस है, जो कि रेकमेंड किया था 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ नया तरीका देखना चाहिए बजट के लिए, नॉन लैप्सेबल फंड्स उनके लिए इकट्ठा करना चाहिए। तो वो भी एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा ही होगा, ताकि वो जितने भी डिफेंस लैंड्स हैं वो शायद उनको वो मोनेटाइज करेंगे और जो उससे पैसे आएंगे वो डिफेंस बजट में ऐड हो जाएगा। तो ये सब काफ़ी नए तरीके हैं जो कि बिना टैक्स को बढ़ाने के को नहीं करके, ये कोशिश यही रहेगा कि ये बजट में जो भी फिगर्स हैं 34.8 लाख करोड़ का जो बजट है वो उसमें पैसा, और जो मैंने कहा कि इसमें कैपिटल रिसीट्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले कैपिटल रिसीट्स जो था वो कम उसका सिग्निफिकेंस था, लेकिन ये मार्केट बोरोइंग्स इस साल बहुत ज़्यादा होगा, तो जो कि रेवेन्यू रिसीट्स में नहीं आएगा वो कैपिटल रिसीट्स के द्वारा वो मेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, यानी क्या आपको ये लग रहा है कि जो तमाम चुनौतियां हैं और जो तमाम उपाय सरकार की तरफ से सुझाए जा रहे हैं, जिन तमाम कदमों का जिक्र है, उसे देखते हुए जो 6.8% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो आपको व्यवहारिक लग रहा है? ये टारगेट अचीव हो पाएगा? जी देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज में हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, रोड्स में हो या हाउसिंग स्कीम्स में हो, और एक सामाजिक बुनियादी ढांचा के स्तंभों को सशक्त करने की कोशिश की गई है। ये भी कोशिश की गई है कि MSMEs, फार्मर्स और आपके महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचे, क्रेडिट पहुंचे। आपकी ओवरऑल RBI के द्वारा जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो भी इसमें फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो ओवरऑल जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो 13% GDP का योगदान देने के तहत हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स लेकर के हों, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करते हुए एक सोशल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका हो, उस सभी से एक लक्ष्य बनता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने का। और उसी के तहत जैसे हम GDP बढ़ाएंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे कम होगा। जो इनकरेजिंग फिगर्स हैं वो हैं GST की कलेक्शंस, जो आपने देखी पिछले कुछ सत्रों में जो अच्छी आई हैं, जिसके तहत माना जा रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी है और वो राजस्व में कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, और अब जहाँ सर बात करते हैं फाइनेंस बिल में जो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं उन पर भी मैं कमेंट लेना चाहूँगी। वित्त मंत्री ने बजट में जो कस्टम ड्यूटी है उसके रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन की बात कही थी,
और इसी के तहत हुए एक अमेंडमेंट में उन्होंने ऑफशोर कंपनियों पर लगने वाले डिजिटल सर्विस टैक्स को खत्म करने की बात कही है। ये संशोधन किया गया है। तो कस्टम ड्यूटीज में ऐसे कदमों को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि जो उन्होंने ये कस्टम ड्यूटीज का जो थोड़ा बहुत राहत दिया है अभी, वो तो वेलकम है। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो कस्टम ड्यूटीज जो पिछले फ्यू इयर्स से जो बढ़ रहे हैं, ये अच्छी दिशा है। अच्छा। मेरे ख्याल से ये कस्टम ड्यूटीज जो एवरेज वेटेड कस्टम ड्यूटीज था पहले से 5-6 साल पहले, वो था करीब 7% एवरेज वेटेड कस्टम ड्यूटीज इंडिया का। एक समय ऐसा होता था 1991 के पहले, जबकि हाईएस्ट कस्टम ड्यूटीज 300% भी होते थे, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करके एवरेज वेटेड कस्टम ड्यूटीज करीब 7% आ गया था। अब पिछले साल का जो फिगर है वो है कि एवरेज वेटेड कस्टम ड्यूटीज करीब 13% हो गए, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कस्टम ड्यूटीज लगाए गए हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये कोई वेलकम स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर हमें अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट्स हम फ्रीली अलाउ करें, क्योंकि आजकल कम से कम 70% ग्लोबल ट्रेड है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के द्वारा होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ कंपोनेंट्स एक जगह से आए, उसको थोड़ा हमने इंडिया में उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन किया, फिर वो थर्ड कंट्री गया, वहाँ कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, फिर वापस आया। तो टू एंड फ्रो ये कंपोनेंट्स का होते रहता है तब। और 70% ग्लोबली OECD का फिगर है, 70% जो ग्लोबल ट्रेड है ये इट इज़ थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो इसमें अगर हम कस्टम ड्यूटीज बढ़ाते रहेंगे तो इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर कंपनीज टू कम एंड जॉइन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स यहाँ पे। तो इसलिए जो इन्होंने अभी राहत दिया है, अभी जो आज के अप्रोप्रिएशन बिल डिस्कशंस में, वो तो वेलकम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमें ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ाना सही है या नहीं सही है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि सही है, अनलेस कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा के हम अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन जनरल अगर हम कस्टम ड्यूटीज बढ़ाते रहेंगे तो इसमें नुकसान हमें ही होगा और किसी को नहीं। ठीक है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, कस्टम ड्यूटी को लेकर अगर हम बात करें तो जो ये सरकार की कस्टम ड्यूटी रेजीम है, ये MSME सेक्टर जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी, और जो इसके लिए दूसरे ऐलान हैं वो MSME सेक्टर को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? जी देखिए, कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी टैक्सेस हैं उन्हें रैशनलाइजेशन किया जाए, जिसके तहत ओवरऑल ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को या टैक्सेस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके आया जा सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जा सके डोमेस्टिक इकोनॉमीज को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ। कोशिश ये भी की जा रही है कि जो MSME सेक्टर है उसे क्रेडिट के द्वारा या कम टैक्सेस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके। ये भी माना जाता है कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीकल्चर सेक्टर में है और MSMEs में है, जिसको दोनों कोविड के दौरान काफी हद तक जो है सपोर्ट किया गया, और ये भी कोशिश की गई कि वो जो है लगातार सपोर्ट किया जाए ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से कोई उन्हें दिक्कत ना आए और वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके और एक बेहतर प्रदर्शन दे सके। ठीक है। अगर और हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो झारखंड सरकार ने प्रोविडेंट फंड की जो रकम है उस पर टैक्स में भी छूट का ऐलान किया है। जैसे 5 लाख तक की जो PF की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा अगर उसमें मालिक कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये कदम आपको लगता है कितनी राहत भरा हो सकता है? ये तो अभी फुल्ली एग्जामिन नहीं हुआ इसका इम्प्लीकेशन कितना होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का जो राय है वो ये है कि ये बेनिफिट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं ये बेनिफिट उनको मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर वालों को शायद ना मिलेगा। लेकिन इसका भी पूरा एग्जामिनेशन तो
किसी ने किया नहीं है, क्योंकि ये तो आज ही इस पे बहस हुई थी और आज ही ये पास हुआ है। लेकिन ये है कि अगर इसमें पहले मिसयूज हो रहा था ये प्रोविजन, क्योंकि वो ये इस प्रोविजन को लेके बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए डाल रहे थे प्रोविडेंट फंड में, और वो उनको वो टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। इसी वजह से उन्होंने कम कर दिया, इसका सीलिंग डाल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जो भी अभी राहत जो अनाउंस हुआ है, ये शायद जैसे लोग का ये विचार है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आप इस पर कुछ कहेंगे? जो प्रोविडेंट फंड की रकम पर टैक्स में छूट का ऐलान है, इसे लेकर कुछ चिंता झा सर जो जता रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे लगता है कि जब छूट दी जाती है तो वो फ़ायदा पहुंचाती है ज़्यादातर लोगों तक जिनको वो छूट दी गई है। तो ये कहना कि छूट का भी फ़ायदा पूरी तरीके से पता नहीं है, शायद वो एक है कंक्लूजन, बट ज़्यादातर देखा जाए जब छूट दी जाती है तो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचता है और जिससे उन लोगों को फ़ायदा बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झा सर, हम जानते हैं कि कोविड-19 अभी गया नहीं है और सरकार का जो जोर है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर है, बल्कि एक तरह से माने तो ये जो कोविड महामारी है उसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से स्वास्थ्य क्षेत्र या हेल्थ सेक्टर की तरफ खींचा है। तो सरकार ने अपना स्वास्थ्य पर जो अपना आउटले है वो 2,23,000 करोड़ रुपए किया है। आपकी नज़र में क्या स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत के लिए इतना पैसा काफ़ी है? जी, एक्चुअली ये जो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, हाँ, जितना भी हम पैसा डालें वो कम रहेगा। स्पेशली अगर हम ये देखें कि जो ग्लोबल ट्रेंड क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर होता है, उस यार्डस्टिक के अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का कम से कम 3% to 4% जीडीपी में खर्च होना चाहिए। हमारा खर्च उससे आधा से भी कम है। तो इसलिए जो भी हमने अभी डाला इस बजट में, और इसलिए शायद ज़्यादा उसको इंक्रीज किया गया क्योंकि ये कोविड-19 के वजह से। लेकिन हमें धीरे धीरे करके उसको एक्सपेंडिचर हेल्थ का एक साथ तो नहीं कर सकते, उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 3% जीडीपी का उसको हमें लाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स को हमें इम्प्रूव करना वो भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर हम निर्भर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे करके उसको कम से कम 3% या ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर तक खींच के ले जाए। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जैसे अभी झा सर कह रहे हैं कि जीडीपी का 3% तक ले जाना है और काफ़ी जल्दी हम ले जाएं, भले ही जो प्रयास हो उसकी जो दिशा है वो आपको क्या नज़र आ रही है? जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार का रुख रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में रहा है अभी खास तौर पे कोविड के दौरान देखा गया कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं है और ज़रूरत पड़ने पे जो है ऐसी हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आने वाले किसी भी पेंडेमिक में या कोई भी महामारी में उनका जो है फ़ायदा उठाया जा सके। और एक खास तौर पे ज़रूरी बात ये देखी जाए, ये एक बहुत पहली बार ऐसा कदम उठाया गया जिसमें इतना बड़ा जो है आवंटन किया गया हेल्थ केयर को लेकर के। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे मानते हैं वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके ऊपर खासा जोर दिया गया और जिससे एक सोशल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो सरकारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स के पास जाते हैं किसी भी चेकिंग या किसी भी सुविधा के लिए, और उन तक अगर वो सुविधाएं पहुंचाई जाएं तो एक जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है जिसे हम कहते हैं गरीबी के चक्र है, उससे वो बाहर निकलते हैं क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं और वो अपना काम पे जा पाते हैं, एब्सेंटिज्म कम होता है और वो ज्यादा आय कमा पाते हैं और ये चक्का ऐसे चलता है कि लोगों पर ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो वो एक बेहतरीन तौर पे
अपने लिए और देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक काफ़ी खास सेक्टर कृषि, जिस पर सरकार का फोकस रहा है। अशोक सर, सरकार ने जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है और विकास है, इसे लेकर खासा ध्यान दिया है और इसके लिए सेस भी लगाया जा रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस सेस से मिली रकम का सही इस्तेमाल हो? अगर हम सिर्फ सेसेस की बात करें तो परसेंटेज जो है सेसेस का बहुत बढ़ गया है। 1980-81 में करीब 3% था जो कि टोटल सेसेस का जो ऐड होता था अपना टोटल रेवेन्यूज में। अब वही 3% बढ़ के करीब 16-17% हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार जो भी पैसा कलेक्ट करे, मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 60% जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कंबाइंड एक्सपेंडिचर स्टेट और सेंटर का मिला के, तो 60% वो एक्सपेंडिचर स्टेट्स के माध्यम से होता है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि सेसेस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट से वो शेयर नहीं होता है। और जहाँ तक कि ये एग्रीकल्चर का, कृषि विभाग का है, तो ये तो इसमें ऑलमोस्ट 50% हमारे पॉपुलेशन वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसको मॉडर्नाइज करना है, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जो कि अभी जो ओवर क्राउडिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको वहाँ से पॉपुलेशन मूव करे एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर में उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसमें एग्रीकल्चर में फोकस देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो जितना भी सरकार इसमें खर्च करें, मेरे ख्याल से वो कम ही रहेगा। ठीक है। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आखिर में आपके क्लोजिंग कमेंट्स। जी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो मार्केट मैकेनिज्म की वजह से एक पोटेंशियल ग्रोथ देंगे। गवर्नमेंट की सपोर्ट नेसेसरी है, जो एमएसपी पे दी गई है 1.5% उसे बढ़ा करके। उसके साथ साथ जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, उस सभी से ओवरऑल पोटेंशियल को बढ़ाने में और गवर्नमेंट सपोर्ट देने में फायदा पहुंचेगा। ठीक है, और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो रहा है। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल आपका, अशोक कुमार झा सर आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देश देशांतर की चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो वित्त विधेयक पारित होने के बाद ये वित्त अधिनियम के रूप में कानून बनता है और इस तरह अंतिम बजट एक तरह से मंजूर हो गया है। फाइनेंस बिल लोकसभा में पास हुआ, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। सरकार ने 34,83,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की बात कही है। सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि पैसा जुटाया कैसे जाता है और बजट में जो रास्ते सुझाए गए हैं उन पर कैसे अमल होता है, और जो 6.8% का फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो पूरा होता है या नहीं, इस पर भी जाहिर तौर पर नजरें होंगी। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।